हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। मैं आप लोगों के लिए आज जो है सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं कल की क्लास में और आज की क्लास में, आज हमारी क्लास सुबह 8 से 9 रही है, तो 9 से 10 क्लास रही हमारी आज सुबह में मॉर्निंग में, जिसमें मैंने सामाजिक न्याय के कुछ बचे हुए पॉइंट थे, मैंने उसको समाप्त कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं सामाजिक न्याय नेतृत्व एवं उसके उपकरणों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से भी NTA UGC नेट समाज कार्य में प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। जैसा कि मेरा पहला प्रश्न है, प्राचीन तथा मध्यकालीन युग में के अन्य श्रेणियों में श्रमिकों को उपलब्ध अधिकारों से वंचित रखा गया था। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में। यह शिल्पकारों को गलत जवाब, काश्तकारों को गलत जवाब, दास तथा कृषि दासों को ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, और बंधुआ श्रमिक गलत जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बेसिकली प्रारंभिक और मध्यकालीन युग में किए गए अन्य श्रेणियों में श्रमिकों को उपलब्ध अधिकारों से वंचित रखा गया था, तो वो था दास और कृषि दासों को रखा गया था। ये प्राचीन समय की बात थी सामाजिक न्याय के अंतर्गत। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सीमित अर्थों में सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या बनेगा। तो देखिए, सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार करना चाहिए, ये सही बात है, और स्त्री पुरुष के बीच विभेद को खत्म करना चाहिए, ये भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत सही बात है। नस्ल, जाति, धर्म आदि के आधार पे मनुष्यों के बीच विभेद को समाप्त किया जाए, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है, यही सही जवाब है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। डैश संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का एक प्रमुख विषय रही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। तो सामाजिक विषय नहीं रहा है, सामाजिक विकास यानी, और सामाजिक विषमता भी नहीं रहा है, सामाजिक सौहार्द भी नहीं रहा है, सामाजिक न्याय रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो डी है, यही करेक्ट माना जाएगा कि सामाजिक न्याय संकल्पना में प्राचीन से ही राजनीतिक चिंतन का एक प्रमुख विषय रहा है। ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ पर डी करेक्ट माना जाएगा। देखिए, जितने बच्चे NTA UGC नेट समाज कार्य की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस में इस समय ऑफर निकाल रखा है 999 रुपये। 999 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे सारे, 2004 से लेकर 2021 तक के। हर एक यूनिट, यानी एक यूनिट में जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक के समाप्त होने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की सारी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। ठीक है, यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं NTA UGC नेट समाज कार्य जो तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो उसके लिए आप एक नंबर नोट करिए, 8506031308। इस पे आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सामाजिक न्याय से तात्पर्य होता है क्या, तो यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें यहाँ पे सामाजिक न्याय में, अब मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार करना चाहिए, स्त्री पुरुष, काले गोरे काले या जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, ये भी सही है। शिक्षा की उन्नति के अवसर सबको समान रूप से प्राप्त हो, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा। देखिए, मैं इन सभी चीज़ों पर चर्चा कर चुका हूँ। मैंने आपको सामाजिक न्याय पे 2 क्लासेस प्रोवाइड की है। ठीक है, आपकी सामाजिक न्याय पे लगभग 2 से 3 क्लासेस मैंने प्रोवाइड कराई है, जिसमें इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा कर चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आर्थिक न्याय से तात्पर्य क्या होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, उत्पादन की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन को नियंत्रित करे, गलत जवाब हो जाएगा। दूसरों से मनमानी शर्तों पर काम करने की शक्ति को लेकर, गलत जवाब हो जाएगा। सब लोगों को अपनी अपनी योग्यता और परिश्रम का उचित लाभ हो। मैंने कल इसके बारे में बोल भी रहा था आप लोगों से कि आर्थिक न्याय, जब मैं आपको पढ़ा रहा था सामाजिक न्याय के आयाम को, तो वहाँ पर बताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 का सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, आर्थिक न्याय महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक न्याय जो महत्व देता है वो समानता के आदर्श को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि सामाजिक न्याय साकार करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा बंधुता के आदर्श को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। समता के आदर्श को नहीं, ना ही स्वतंत्रता के आदर्श को, और उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आप सही सभी पर मत जाइएगा। साकार करना चाहता है, बेसिकली बंधुआ, जो बंधुता एक शब्द है, इसको साकार करने की बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। सामाजिक न्याय से संबंधित है क्या, बताइए जरा। सामाजिक न्याय से संबंधित क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ पर डी होगा। आर्थिक न्याय भी आता है, सामाजिक न्याय भी आता है, राजनीतिक न्याय भी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक न्याय की मांग सामाजिक संदर्भों में आदर्शों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान में प्रमुखता से प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा मूल कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। मैंने आपको पढ़ाया भी है मूल कर्तव्य को लेकर, ना सॉरी मूल अधिकार को लेकर। मूल कर्तव्य नहीं होगा, यहाँ पे मूल अधिकार होगा। डीपीएसपी के बारे में बताया था आप लोगों से कि भाई ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक संदर्भों के आदर्शों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान में प्रमुख प्रावधान जो है वो मूल अधिकार में ही समाहित किए गए हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे, प्राचीन समय में भारतवासियों का जीवन न्याय के स्रोत पर आधारित था। ठीक है, तो प्राचीन समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो धर्म शास्त्रों पर था, रामायण पर नहीं था, वेदों पर नहीं था, कर्मकांडों पर नहीं था, बेसिकली धर्म शास्त्रों पर था। ध्यान रखिएगा, भारतवासियों में अगर हम बात करें प्राचीन समय में तो उनका जीवन न्याय का स्रोत पर धर्म शास्त्रों पर आधारित रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मैंने कल इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था। न्यायिक विकास के किस चरण में वैधानिक एवं न्यायिक अधिकार जन सामान्य के हाथों में आ गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का अगर हम बात करें तृतीय चरण में, जिसमें न्यायिक विकास के किस चरण में वैज्ञानिक और न्यायिक अधिकार जन सामान्य के हाथों में, यानी तीसरा चरण था, ये तृतीय स्तर था। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 11 का जो होगा वो सी वाला करेक्ट माना जाएगा, तृतीय चरण होगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं आप सबके लिए न्यायिक विकास के परिप्रेक्ष्य से बात करूं या सामुदायिक सशक्तिकरण के या व्यक्तिगत सशक्तिकरण को लेकर परिप्रेक्ष्य से बात करूं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो होगा तृतीय स्तर न्यायिक विकास होगा। तृतीय स्तर क्या होगा? न्यायिक विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मुगल सम्राट की समाप्ति और ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने के बाद भारत डैश शिक्षा का प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा उदारवादी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। प्राचीन काल या प्राचीन समय में न्याय के निर्धारण का आधार था, तो निर्धारण का आधार जो रहा है वो ईश्वर रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। तो प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ मैं। किस देश का राज्य क्रांति का जनजीवन पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ा था? ठीक है, मैंने बताया भी था आप लोगों का, फ्रांस का था, याद रखिएगा, ना कि यूएस का, जर्मनी का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होगा? उन नीतियों का अनुसरण करना जो समाज के लक्ष्यों के लिए वांछनीय हो। ये बात सही है, मैंने पढ़ाया है अभी आप लोगों को। और समाज की आकांक्षाओं को समझना एवं मान्यता देना, ये भी सही रहेगा। स्वयं के लाभ कमाने या हित को भी ध्यान में रखना, ये भी सही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं अगर हम लोग। 16 कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? देखिए, एक व्यवसाय विधिक न्याय की अपेक्षा करता है और सामाजिक अधिक विस्तृत होता है, ये बात सही है। विधिक न्याय के दायित्व का तो मात्र कानून का पालन करके पूरा किया जा सकता है, ये भी सही है। सामाजिक न्याय में अगर हम बात करें तो समाज के हितार्थ के तथ्यों को निहित करते हैं, जिसे व्यवसायी स्वेच्छा से करते हैं, ये भी सत्य है। यानी उपरोक्त सभी, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सामाजिक न्याय संबंधी दायित्व डैश पर आधारित माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में स्वैच्छिकता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, न्याय सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यह कथन किसका दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 में जॉन स्टुअर्ट मिल का था, मैंने परिभाषा आप लोगों को ये लिखवाई भी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, आधुनिक संदर्भ में व्यवसाय के संदर्भ में क्या सत्य है? आपको सत्य को चुनाव करना है।
तो अगर हम बात करें पूंजीपति के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाना, गलत जवाब हो जाएगा। जनता की अपेक्षाओं को दृष्टि से परे रखना, गलत जवाब हो जाएगा। विधिक न्याय की अपेक्षा सामाजिक न्याय विस्तृत होता है, यही तो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सी वाला है यही आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सामाजिक न्याय का प्रश्न है, संबंधित है, बताइए जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में वो बेसिकली नैतिकता से संबंधित है। तो सामाजिक न्याय का प्रश्न जो है नैतिकता से ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कम्युनिटी शब्द जो है दो शब्द कॉम प्लस म्यूज से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ क्या होता है, तो मैंने बताया था टूगेदर, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे एक साथ। बात करते हैं अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, समुदाय शब्द का अर्थ क्या है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसके जागृत हो जाने पर स्वतः विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करें एकता से भी होता है, सामुदायिक भावना से भी होता है, सामान्य जीवन और सामान्य नियम से भी होता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसकी पीडीएफ भी उसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा मैंने, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात अगर हम लोग करेंगे, समुदाय का क्षेत्र उसके समुदायों में किसकी समानता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम बात करेंगे आर्थिक पर भी है, सांस्कृतिक पर भी है, राजनीतिक पर भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी का चुनाव करिएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, किसी व्यक्ति समुदाय एवं संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और लैंगिक आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को कहा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वो सशक्तिकरण कहलाएगा। मैंने आपको अभी पढ़ाया भी है, सशक्तिकरण दो टाइप की बताएगा, एक बताएगा व्यक्तिगत तरीके से मैंने बताया था, और एक मैंने बताया था आप लोगों को सामुदायिक तरीके से बताया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा व्यक्तिगत सशक्तिकरण अन्य सभी समाज कार्यों से सर्वथा भिन्न है। क्यों, रीज़न आपको बताना है क्योंकि भिन्न क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि व्यक्तिगत सशक्तिकरण उन सभी सामाजिक और आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का क्रियान्वित करता है। मैंने आज सुबह की क्लास में आप लोगों को बताया था, ये सही बात है। फिर हमने कहा कि जो व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण, परिवार और समुदाय और समाज को प्रभावित करता है वो भी आपको रिप्रेजेंट करता है व्यक्तिगत सशक्तिकरण को। तो मैं अगर आपसे बात करूं वहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है यही करेक्ट माना जाएगा 25 का। सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन की परिणति स्वरूप समाज में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का। तो अगर हम बात करें सामाजिक तंत्र की रचना और कार्य व्यापार में परिवर्तन तो सही है। समाज की भौतिक और गैर भौतिक संस्कृति में परिवर्तन ये भी सही है। मूल्य और मानदंड में परिवर्तन ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। श्रम विभाजन की नई विधि और उत्पादन प्रक्रिया का संगठन किसके परिणाम स्वरूप सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 27 में तो नई प्रौद्योगिकी और किराए के श्रमिकों द्वारा बृहद कृषि कराने पर ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट मान लिया जाएगा। श्रम विभाजन को लेकर अगर हम बात करें, नई प्रौद्योगिकी को सीमित रूप में प्रयोग में लाने पर नहीं है, तो फिर वो कहाँ से उत्पादन प्रक्रिया को संगठित कर परिणाम स्वरूप बन सकता है ना, गलत हो जाएगा यहाँ पर। और फिर श्रम विभाजन के लिए अस्थायी मानक में मतलब फिक्स मानक में उचित वितरण किया जाए तो ये भी गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बात है बृहद कृषि करने पर होता है श्रमिकों द्वारा, और नई प्रौद्योगिकी और किराओं के श्रमिकों द्वारा बृहद कृषि पर लाने की बात होगी। श्रम विभाजन की नई प्रविधि और उत्पादन प्रक्रिया का संगठन का परिणाम स्वरूप हमारे सामने इस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। मैंने आज सुबह वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में एक्सप्लेन करके बताया है, आप लोगों के सारे एक्ट लिखवाए हैं मैंने। भारतीय दास्ता एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो आप लोग भली भांति तरीके से परिचित हैं, 1843 लगाते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जाति नियोगिता निवारण अधिनियम 1850 हो जाएगा, और श्रमिक समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 हो जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पे डी वाला 28 का, तो डी आपका सही माना जाएगा। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में कि भाई सामाजिक वर्ग किसे कहेंगे। 29 में अगर हम कहें सामाजिक वर्ग किसे कहेंगे, तो सामाजिक वर्ग जो होता है वो सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली होती है। ये मैंने पहले भी यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा चुका हूँ। सामाजिक असहचर्य किसको कहेंगे, असहचर्य किसे कहेंगे, तो विभिन्न शक्तियों एवं समूहों की पारस्परिक क्रिया की कमी को कहेंगे। ये आपका सही हो जाएगा। सामाजिक जो है आपका संशोधन को कहेगा, तो इस प्रकार के निषेधात्मक नियंत्रण प्रक्रिया को सामाजिक संशोधन कहा जाता है। बचा सामाजिक संविधान, तो समाज के जीवन का समान बनाए रखने की पद्धति मानी जाती है सामाजिक संविधान को, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दें। ऑप्शन का तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका पहले का 4
दूसरे का 3, तीसरे का आपका 1, फिर उसके बाद 2। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान देना आवश्यक होता है। तो जब आप ध्यान देने आवश्यक की बात करेंगे तो ऐसी परिभाषा किसका बनता है? डॉक्टर मजुमदार की बनती है। ये परिभाषा डॉक्टर मजुमदार की है। शिक्षा जनजातियों के लिए अनेक दृष्टिकोण से लाभदायक है, इसके माध्यम से उनके सामाजिक अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी बनती है? डॉक्टर बीपी की बनती है। याद रखिएगा यहाँ पर। आगे अगर बात करते हैं जनजातीय समूह गरीबी, अशिक्षा, बीमारी अथवा समुचित नेतृत्व के अभाव से पीड़ित की बात करें तो ये परिभाषा आपकी किसकी बनेगी? ठक्कर बापा की बनेगी यहाँ पर दूसरे से। अनुसूचित जातियों के उत्थान के हेतु स्वयं सेवी प्रयास किसने किया है? तो आप ध्यान रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। कह रहा है कि किस क्षेत्र में महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यरत हैं? 31 में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो किस क्षेत्र में है? औपचारिक में भी है, अनौपचारिक में भी है। ठीक है, औपचारिक में भी किस क्षेत्र में महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यरत हैं? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप अनौपचारिक करिए, ना कि औपचारिक करिए। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा अनौपचारिक। आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि केवल 2 दिया गया है, केवल दूसरा वाला सही रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करते हैं तो 32 कहता है आज के दौर में महिलाओं की भूमिका किस रूप में सिमट कर रह गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान किया। एक तो प्रजनक के रूप में आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, सिमट गई है। और दूसरी बात अगर हम कहें एक घरेलू के रूप में सिमट गई है। ठीक है, अशिक्षित के रूप में नहीं है, कामकाजी के रूप में भी नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 32 का ऑप्शन का जो चुनाव करिए वो ए वाले का चुनाव करिए, क्योंकि 1 और 2 इसी में मेंशन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। वर्ष 1911 में ठक्कर बापा ने अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष या एक समूह को किन समस्याओं से ग्रसित बताया था? ठक्कर बापा ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे चुनाव करिएगा एक गरीबी, एक अशिक्षा को ठक्कर बापा ने 1911 में अनुसूचित जाति के समूह को समस्याओं से ग्रसित बताया था। तो यह ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न फैक्ट के संबंध में है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है 2022 में ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको 34 में गलत का जवाब देना होगा। ठीक है, तो देखिए आप सबको संविधान अनुच्छेद 21 निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिया गया है। मानवाधिकार घोषणा पत्र ये तो 1948 का है, 49 का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा, बी वाला। सती प्रथा निषेध अधिनियम राजा राम मोहन राय का है। बाल न्याय अधिनियम बाल न्यायालय से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 34 का बी वाला सही मान लिया जाएगा। 35 की बात अगर हम करते हैं, सूची 1 से सूची 2 से अगर हम लोग मैच करते हैं, 35 हमारे सामने प्रश्न है, तो कैसे हमने मैच करना है? तो ध्यान रखिएगा, कानून के समक्ष समता की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपका रिलेट होता है अनुच्छेद 14 को। धर्म, जाति, वर्ग, लिंग आधार भेदभाव की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 आता है। सार्वजनिक नियोजन में रोजगार और समानता का अवसर देने की बात होती है तो 16 होता है। अस्पष्टता का अंत होता है तो 17 होता है। उपाधि की अंत होता है तो वह 18 होता है। देखिए आप सभी लोगों को मैंने आज के ही क्लास में 9 से 10 बजे जो क्लास चली है समाज कार्य की, संडे के दिन मैंने आज ही के बारे में इसके बारे में पढ़ाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 35 का। अगर हम लोग चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर आपका नहीं 1 का 4 होगा ना, 1 का जब 4 होगा तो आपका बी करेक्ट होगा, है ना, आपका बी वाला यहाँ पे सही मान लिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। देखिए आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है कि पहला ऑप्शन में हमेशा देता हूँ ए आर सही होता है, आर ए की व्याख्या भी करता है। आर ए दोनों सही होते हैं, लेकिन आर ए व्याख्या नहीं होगा, ये बी होता है। ए सही होता है, आर गलत होता है सी में, और ए गलत होता है किंतु आर सही होता है, ये आपका डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के समान अवसर सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ है। क्या ये बात सही लग रही है? बिल्कुल सही। हमारे संविधान द्वारा राज्य के डीपीएसपी यानी राज्य को निर्देश दिया गया कि वे बच्चों और युवाओं के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिसमें सभी को स्वस्थ विकास हो सके। बात सही है, और ये आपकी व्याख्या भी कर रही है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करें यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, क्योंकि ए आपका सही है, आर भी आपका सही है, और ये जो आर है आपका वो ए की व्याख्या कर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जहाँ पे सामाजिक विकास के रास्ते में सामाजिक न्याय की अवधारणा को सैद्धांतिक प्रधानता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 के है, तो ये आप कहिएगा कि सत्य बात है, ये आपका सही है।
यहाँ पे आर की बात करें तो वितरण संबंधी और क्षतिपूर्ति संबंधी दोनों ही एक तरफ की न्यायिक गतिविधियों को व्यवहारिक स्वरूप न्यायालय प्रदान करता है, ये भी सही है। अब बात है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में, जहाँ पे क्षतिपूर्ति संबंधी दोनों तरह की न्यायिक गतिविधियों पर बात करता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी आपका ए सही रहेगा, ए भी सही है, आर भी सही है, और ये जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 38 की बात करते हैं, तो वह कहता है बाल विवाह की जड़ से खत्म करने का उद्देश्य है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पारित किया गया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 38 है, और 38 की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि ये तो भाई गलत जवाब लग रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1929 नहीं है, 1828 का हमें देखने को मिलता है। शारदा एक्ट कब आया था? अगर आप ही लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई शारदा अधिनियम कब लाया गया, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? शारदा अधिनियम। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कहूँगा कि शारदा अधिनियम जो एक्ट है, चाइल्ड मैरिज वाला एक्ट है, वो बेसिकली बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में बताया गया था 1929 में, बाल विवाह प्रतिबंध, जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। उसमें लड़कों की जो आयु थी, लड़कियों की जो आयु थी 14 वर्ष थी, लड़कों की जो है 18 वर्ष थी। बाद में संशोधन किया गया, लड़कों को 18, लड़कियों की 18 कर दी गई और लड़कों के 21 वर्ष कर दी गई। तो ये बेसिकली उद्देश्य बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 पारित किया गया, और इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना गया कि बाल विवाह की जड़ें खत्म करने के उद्देश्य से बाल विवाह का निरोध अधिनियम। हाँ, ये सही है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, 38 का करेक्ट रहेगा। बात करते हैं, इस अधिनियम में बाल विवाह का दंडनीय अपराध माना गया है, दंडनीय अपराध माना गया है, बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया, ये भी सही बात है, तो ये इसमें माना गया है, ऐसी बात नहीं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये व्याख्या भी कर रहा है, और इस तरीके से अगर हम चर्चा पर चर्चा करें 38 का, तो ऑप्शन नंबर आपका अगेन आपका पहला वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत बालकों के हितों की रक्षा और उसके कल्याण संबंधी कोई महत्वपूर्ण उपबंध नहीं है। 39 का अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये गलत जवाब है, क्यों नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत जवाब है। बात करते हैं, राज्य के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को बालक के संकटपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद नंबर अगर 29 की बात करते हैं तो बात सही है, ये भी नियोजन के एक्टिविटीज़ में नहीं लगाया जाएगा, जिससे आर्टिकल अगर आप पता होगा तो आप कर लेंगे। तो मैं आपको कहूँगा 39 का ऑप्शन नंबर अगर हम चर्चा पर चर्चा करें, ठीक है, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। सामाजिक न्याय के सिद्धांत सामाजिक संबंधों में समानता की स्थापना पर बल देता है, क्वेश्चन नंबर 40 है। तो अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो ये सत्य है, आपका बात करती है, और यह सिद्धांत जो है समानता के स्वीकृति मानकों के आधार पर मनुष्य और उसके समूहों के बीच में अध्ययन भी करता है, सही है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि ये व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर 40 का ए का चुनाव करें आप लोग, ठीक है, ए आर दोनों सही, आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 41 के बारे में, नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नैतिक खतरों के शिकार लड़कियों और स्त्रियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों द्वारा संस्थाओं तथा सुरक्षा गृहों की स्थापना से उपबंध है। तो 41 का आपका ये स्टेटमेंट सही रहेगा, और इसमें रहने वाले लड़कियों और पुरुषों या लड़कियों तथा स्त्रियों के लिए देखभाल, रक्षा, सुधार और पुनर्वास की व्यवस्था किया गया है, ये भी सही है आपका। तो इसलिए आप लोग 41 का भी आप ए का लगाइएगा जवाब, क्योंकि ए दोनों सही हैं आपकी, और ये जो आर है इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मैंने आज जो प्रश्न आप सबके लिए लिया था वो सामाजिक न्याय के संबंध में प्रश्न था, तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं समाज कार्य की, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, आप चाहो तो अगर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो 500 रुपये में आप इसको जो है PDF भी लोगे, और आपको सारी क्लासेस भी दिया जाएगा यहाँ पर क्वेश्चनों की, ठीक है। यदि सारी PDF भी चाहिए, यूनिट नंबर 1 से लेकर फिर उसके बाद वीडियो भी चाहिए आपको देखने के लिए, प्लस PYQ भी चाहिए, मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो उसके लिए फीस जो है 999 रुपये रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो 8506031308 पर, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है सामाजिक न्याय के संबंध में। आज हम लोग 1 बजे फिर आप सभी से क्लास लेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे जून 2009 के विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। 1 बजे से क्लास होगी, आप सभी लोग ज्वाइन जरूर करिएगा।